हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक 2016 क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने सही आंसर को कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछता है कि पॉवर्टी पर ऑफिशियल डेटा अवेलेबल कौन कराता है, यानी गरीबी पर ऑफिशियल डेटा अवेलेबल कराने का काम कौन करता है। तो वो काम कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन। अब यहीं पर प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है। तो प्लानिंग कमीशन क्या काम करता था इंडिया में? इसका काम था इंडिया में 5 ईयर प्लान बनाने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन कब बना इंडिया में। तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे हमेशा। तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता था। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता था प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स कि जो पर्सन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनता था वो ऑटोमेटिकली जो है प्लानिंग कमीशन का क्या होता था? चेयरमैन होता था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस टाइम पर इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना था, कब बना था? 15 मार्च 1950। उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या अभी भी इंडिया में 5 ईयर प्लान है? नहीं, इंडिया में 5 ईयर प्लान क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में 5 ईयर प्लान कब बना, पहला 5 ईयर प्लान कब आया। तो इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान आया था 1 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टोटल कितने 5 ईयर प्लान रह चुके हैं। तो इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो लास्ट 5 ईयर प्लान था कौन सा था? वो 12th नंबर का 5 ईयर प्लान था। वो कब तक चला? तो वो चला 2012 से लेकर 2017। बेसिकली 2017 में इंडिया में 5 ईयर प्लान क्या हो चुके, खत्म हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस प्लानिंग कमीशन को, देखिए जैसे 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो उस तरीके से 5 ईयर प्लान को कौन सी बॉडी बनाती थी? प्लानिंग कमीशन। तो जब 5 ईयर प्लान ही नहीं रहे तो उसको बनाने वाली बॉडी को भी क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन को किसने हटाया, यानी प्लानिंग कमीशन को किसने डिसॉल्व किया। तो करेक्ट आंसर जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने डिसॉल्व किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग कब बना। तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीति आयोग को कैसी बॉडी बोला जाता है। तो नीति आयोग को बोला जाता है इट इज़ अ थिंक टैंक बॉडी। कैसी बॉडी है? थिंक टैंक बॉडी। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सीएसओ से रिलेटेड। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसओ की फुल फॉर्म बताइए। तो सीएसओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि सीएसओ का काम क्या है। तो सीएसओ का काम है इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना। ठीक है, क्वेश्चन आता है हर बार कि नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है सीएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट किया था, यानी फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था उनका नाम था दादा भाई नरौजी। क्या नाम था? दादा भाई नरौजी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है आपको 4 वेरिएबल्स दे रखे एंड यू हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो फ्लो वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम किस वेरिएबल को फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। फ्लो वेरिएबल मीन्स कि ऐसा वेरिएबल या फिर ऐसी क्वांटिटी जिसको हम हमेशा टाइम पीरियड के बेसिस पे मेजर करते हैं। यानी जब भी हम इनको मेजर करते हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। जैसे हम कैसे मेजर करते हैं कि 1 वीक में कितना था, या 1 मंथ में कितना है, या 1 ईयर में कितना है, ऐसे। यानी जब हम एक ड्यूरेशन में किसी चीज़ को मेजर करते हैं वो कहलाता है फ्लो वेरिएबल। इसी का उल्टा होता है स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल मीन्स कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कैसे मेजर करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला
आज डेट है 24 दिसंबर 2022। तो 24 दिसंबर 2022 को मैंने बोला सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि मैं बैंक, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे बैंक में कितना डिपॉजिट है, उसको मैं एक स्पेसिफिक टाइम पर आज के डेट पर मेजर कर पा रही हूँ। ठीक, अब देखिए आपको 4 बोला है, इनमें से बताना है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल है। नेशनल डेट, डेट मीन्स कि पूरे नेशन का, पूरे इंडिया का कितना डेट है, कितना ऋण लिया जा चुका है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं इसको हमेशा मेजर किया जा सकता है, ये स्पेसिफिक टाइम पे मेजर होता है, तो ये फ्लो वेरिएबल हो गया, तो कट गया। फिर दूसरा कहता है एनुअल व्हीट प्रोडक्शन, तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमेशा इकोनॉमी में पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। तो कहता है कि पूरे साल में कितना वीट प्रोडक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली एनुअल का पूछ रहा है, पूरे साल का पूछ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का पूछ रहा है, तो ये फ्लो वेरिएबल हुआ, तो यानी बी ऑप्शन है। ए तो है ही नहीं, तो ए कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसको काट दो। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, सी कहता है मनी सप्लाई, तो आपने पढ़ा है कि मनी सप्लाई कैसा वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है, आप हमेशा स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर पाते हो, तो सी ऑप्शन, तो बेसिकली सी है वो भी कट गया, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर कट गया, तो बचा क्या, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर बी और डी है। और डिमांड, डिमांड भी आप जानते हैं कि डिमांड भी हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, तो नेशनल डेट और मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल है इस क्वेश्चन के अंदर, जबकि एनुअल व्हीट प्रोडक्शन और डिमांड कैसा वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसे फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी दो गुड है, गुड एक्स और वाई, इन दोनों गुड्स के अंदर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कांस्टेंट है, तो कहता है कि बताओ ऐसे ये कौन से गुड्स होंगे। तो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट होगा, तो वो दो गुड्स कौन से कहलाएंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड। कौन से गुड कहलाएंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड। अब यहीं से फर्दर क्वेश्चन पूछ लेता है कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पूछता है कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड होते हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है, तो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि पूछ लेता है कि बताओ इन्फीरियर गुड का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, तो इन्फीरियर गुड का इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो हम ऐसे गुड की डिमांड कम कर देते हैं, और इनकम कम होगी तो ऐसे गुड की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि पूछ लेता है कि बताओ नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको ऐसे डिटेल में जाके इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से और बिना गलती के अटेम्प्ट कर पाएं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि एक टेस्ट लिया गया और उसमें बच्चों ने ऐसे मार्क्स स्कोर करे 10, 0, 5, 4, 7, 8, 4, 4, 6। अब कहता है कि इनमें से बताओ हम इस डेटा में कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ आई बात, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एवरेज इज नॉट सुटेबल एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आप जानते हैं, देखो दो तरीके हैं, आप जानते हैं कि एक तो देखो अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन और मोड, तीनों ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, ज्योमेट्रिक एवरेज। एक तरीका, एक तो ये है कि आपने डायरेक्ट पता लगा लिया, दूसरा देखो आप जानते हैं जब जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है सभी वैल्यूज़ का। तो जब आप सभी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके बीच में एक नंबर जीरो है, तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है, आपको बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, यानी जब टोटल प्रोडक्ट अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर पहुंचता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका डायग्राम बना लो। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है लेबर, यहाँ पर भी आएगा लेबर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद टोटल प्रोडक्ट की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। यानी अभी तक टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था, अब टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज तो करेगा करेगा बट डिमिनिशिंग रेट से। अब धीरे धीरे टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉल करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करा डिमिनिशिंग रेट से, फिर कहाँ पहुंच गया, अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर क्या करने लग गया, फॉल करने लग गया। तो देखिए जब स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट
इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। जब टोटल तेजी से बढ़ रहा है तो एडिशनल आउटपुट भी क्या होगा, ज़्यादा। तो कहाँ पर है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आ गया। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉल करने लग जाएगा। ठीक है, फॉल करने लगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अगर टीपी है तो एमपी क्या होगा, तो आपको दिख रहा है एमपी क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। इसके अलावा कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर यानी जहाँ पर टीपी इंक्रीज तो करा था डिमिनिशिंग रेट से, उस पॉइंट के बाद एमपी क्या करने लग गया, फॉल करने लग गया। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, वहाँ पर एमपी कहाँ पहुँच गया, जीरो पहुँच गया। और जहाँ टीपी फॉल करने लग गया वहाँ देख रहे हो आप एमपी कहाँ चला गया, नेगेटिव चला गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी क्या होगा, वहाँ पे एमपी जीरो होगा। जहाँ पर टीपी फॉल करा वहाँ पे एमपी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टीपी अगर है तो एमपी क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो पहली स्टेज है उस पर क्या है, तो पहली स्टेज पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे हैं और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। फिर सेकंड स्टेज को बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि आपको दिख रहा है टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर आ गया। और लास्ट स्टेज दिख रही है जहाँ पर टीपी फॉल करने लगे एमपी क्या होगा, नेगेटिव, उस स्टेज को बोला जाता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट रन के अंदर होता है, तो हमेशा ये तीन स्टेज से पास होगा। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिर हो गया नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, वहाँ पर टीपी कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे होगा। तो ये बहुत डायग्राम बहुत अच्छे से करना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है इनमें से कौन सा सही रिलेशन टीआर कर्व के साथ बता रहा है। तो देखिए सबसे पहला, अब आपको ऑप्शन में ना कैसे दे रहा है कि ए आर बढ़ रहा है, ए आर कम हो रहा है, एम आर कम हो रहा है, एम आर ज़्यादा है। तो आपको इतना देख के तो समझ आ गया है कि भाई देखो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, समझिएगा ज़रा। देखिए जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूरी मार्केट में प्राइस क्या होते हैं, सेम, जबकि प्रोड्यूसर क्वांटिटी को बढ़ाता है। यानी उस सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर चाहे कितनी क्वांटिटी को भी क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो सपोज मैंने मार्केट में प्राइस ले लिया 10, सभी कितने पे बेचेंगे, 10 पे। अब इसी क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर चाहे एक भी क्वांटिटी ना बेचे, एक बेचे, दो बेचे, तीन बेचे। अब क्योंकि रिलेशनशिप की किसकी बात करें, टीआर की बात करें, तो आपको टीआर निकालो। टीआर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, 10, 20, 30। इसी में ए आर निकाल लो। ए आर एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टी आर अपॉन में क्यू। तो टी आर अपॉन में क्यू करोगे तो आंसर डैश यहाँ पे क्या आएगा, 10, 10, 10। इसी क्वेश्चन में एम आर निकालो। एम आर कैसे निकलता है, टी आर की सेकेंड यूनिट पे से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 0, 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस, ए आर और एम आर तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, और जब आप टीआर कर्व बनाएंगे, देखो टीआर कर्व कैसा हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन जब मार्केट होगी, क्योंकि प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट, तो टीआर कर्व आपको ओरिजिन से पास होता है 45 डिग्री लाइन पे बनता है। जबकि ए आर एम आर कर्व क्या होता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्सिस बनता है। अब देखिए क्या ऐसा रिलेशनशिप बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ तो ए आर और एम आर कैसे बन रहे हैं, कांस्टेंट बन रहे हैं, कहीं ना तो डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसकी बात नहीं कर रहा है, वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है। यानी वो बात किसकी कर रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, यानी जब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट का केस होगा। तो मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो आपका टीआर कर्व होता है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड बनता है। यानी स्टार्टिंग में टीआर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर फॉल करने लगता है। इसकी वजह से जो आपका ए आर और एम आर कर्व होता है वो कैसे बनता है, तो इसकी वजह से ए आर कर्व और एम आर कर्व दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर टी आर मैक्सिमम होता है वहाँ पे एम आर क्या होता है, जीरो होता है। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए एम आर, और ऊपर क्या बन जाता है, ए आर। ये डायग्राम है परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। तो कह रहा है, उसने क्या बोला, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सही है टीआर से रिलेटेड। तो टीआर से रिलेटेड कौन सा सही है, पहला ऑप्शन देखो, इफ़ ए आर इज इंक्रीजिंग, क्या ए आर कहीं पे भी बढ़ रहा है, नहीं, ए आर तो बढ़ेगा ही नहीं, कम होगा। दूसरा, इफ़ ए आर इज डिक्रीजिंग एम आर विल ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्या एम आर बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए, इफ़ ए आर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर ए आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे जा रहा है ये,
तो एम आर हमेशा ए आर से कम होगा। बिल्कुल देखो, अगर ए आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एम आर हमेशा ए आर से कम है। हाँ, इसके नीचे लाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं, इफ़ ए आर इज इंक्रीजिंग, क्या ए आर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, तो ये वाला कट गया। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन माइक्रो से बहुत आते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहता है द एल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल, जब भी आप सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं हमेशा जीरो आता है। दूसरा कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, मिनिमम होगा। तो हाँ, मिनिमम होता है। आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, पहला द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, और दूसरा द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम है तो एम आर क्या होगा। तो देखिए, यानी ये क्वेश्चन बेसिकली, आप इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, एम आर की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर प्राइस, ए आर, एम आर और प्राइस के बीच में और ई डी के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने फॉर्मूला लगाना है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू में 1/1 माइनस ई डी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी। एम आर उसने बोला था निकालना है, ए आर को एज इट इज़ रख दो। ए आर क्या होता है, प्राइस, तो उसको ऐसे प्राइस भी लिख देते हैं कई बार। उसने बोला ला इलास्टिसिटी एक से कम है, तो एक से कम है, मान लो मैंने लिखा 0.5, तो 0.5 हटेगा, क्या हो जाएगा, 10 ऊपर हो गया, ये हो गया 2। तो 1 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा, -1, यानी एम आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर आपसे वैल्यू पुट करके बोलता है एम आर निकालो या ए आर निकालो, तो आपने ये फॉर्मूला याद रख के वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इनमें से इंडिया में पॉवर्टी किसने एस्टिमेट नहीं करी थी। तो देखो, मिन्हाज ने भी करी थी, डांडेडकर एंड रथ ने भी करी थी और बरधान ने भी करी थी। तो करेक्ट आंसर हो गया राजकृष्णा। राजकृष्णा का काम जो है, राजकृष्णा ने पॉवर्टी को एस्टिमेट नहीं किया था। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजकृष्णा कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया में जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई थी वो किसने दी थी, राजकृष्णा ने ही दी थी। ठीक है, बेसिकली राजकृष्णा वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करी थी। किसकी बात करी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का रिलेशन किससे है, तो आपको ध्यान रखना है राजकृष्णा। बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, जब इंडिया, आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिशर्स से, तो उस टाइम पर इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। इंडिया के अंदर इनकम वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो उस टाइम पे राजकृष्णा जी ने जब इनकम एस्टिमेट किया, तो उन्होंने बोला कि इंडिया की, बेसिकली उस टाइम पर इंडिया की इनकम को और पर कैपिटल जीडीपी को उन्होंने नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का टाइम पीरियड क्या था। तो ये 1950 से लेके 1980 तक जो राजकृष्णा थे, उन्होंने इंडिया में 1950 से लेके 1980 तक के में जो इंडिया के अंदर इनकम ग्रोथ रेट चल रही थी, उसको बोला उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कौन से टाइम पीरियड को, 1950 से लेके 1980 तक। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि उस टाइम पर उन्होंने ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कितनी बताई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3.5%। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, 3.5%। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करिएगा, कई बार पूछता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किस पर फोकस करता है। तो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम बेसिकली जो है, इसका संबंध है वाइट रेवोल्यूशन से। जो दुग्ध क्रांति आई थी, वाइट रेवोल्यूशन से इसका संबंध है। वाइट रेवोल्यूशन मीन जहाँ पर इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फिर फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। तो उनका करेक्ट नाम था वर्गीस कुरियन। क्या नाम था उनका, वर्गीस कुरियन थे, जिनको फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फिर फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, जिनकी वजह से इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।